Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट. So yes, another match tonight. और अब जो है PSL का काफिला कराची से चल पड़ा है और मुल्तान की तरफ रवा दवा है. आज मुल्तान में सामने होंगी मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स. एंड जब मुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स हैज़ अ रियली गुड रिकॉर्ड. जब मुल्तान में खेलने की बात होती है तो क्या मुल्तान सुल्तान्स अपनी काया पलट सकेंगे आज के? नहीं पलट सकेंगे बिकॉज दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल विदाउट एनी पॉइंट्स. क्या आज अपना अकाउंट ओपन कर पाएगी मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, या फिर द वेल सेटल्ड लाहौर कलंदर्स वुड बी हैंडलिंग मुल्तान सुल्तान्स? मगर कल क्या हुआ और कैसे कराची किंग्स ने जो है वो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जीत हासिल की, क्या वजूहात थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर होगी हमारी आज डिस्कशन. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और कल जो मैच खेला गया क्योंकि आखिरी मैच था कराची का, उस आखिरी मैच में पहले तमाम मैचों से ज़्यादा क्राउड नेशनल स्टेडियम कराची में नज़र आया. ये एक खुश आइन चीज़ ज़रूर थी. लेकिन क्यों पेशावर ज़ल्मी मैच हार गई? क्या वाक़तन इंज़मामुल हक़, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अकरम जैसे तजर्बाकार क्रिकेटर्स की मौजूदगी में भी आप अगर पाँचवां बॉलर नहीं खिलाते हैं तो क्या ये हिकमत अमली में कहीं ना कहीं नक्स रह गया है? इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू रहेगी. इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट मुंतज़िम साबिक़ मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब अजहर शहदी साहब. अस्सलाम वालेकुम जैद साहब. वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हमें बिल्कुल प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे साथ शरीक होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब. अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब. अस्सलाम वालेकुम सबको. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी. आप कल के मैच में आपके ख्याल में क्या खामी रही कि पेशावर ज़ल्मी, एक लो स्कोरिंग मैच ज़रूर था, दिलचस्पी ज़रूर थी, लेकिन ज़ल्मी के हाथ से मैच क्यों निकल गया? अब मुझे तो हैरत है, यकीन माने मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इतना अच्छा कॉम्बो बनने के बावजूद भी उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही. अगर उनकी मैनेजमेंट देखी जाए, कप्तान देखा जाए, हर लिहाज से एक्सपीरियंसड हैं, काफ़ी क्रिकेट भी खेले हुए हैं और खेल भी रहे हैं. तो आई मीन कभी कभार सरप्राइज. लेकिन मैं इसका इल्ज़ाम जो है ना मोहम्मद यूसुफ पे डालूंगा, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने केपीके पेशावर का कहा था कि वो टीम जीतेगी. मैंने भी कह दिया क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने बहुत करीब से देखा. मोहम्मद यूसुफ ने उनकी बैटिंग लाइनअप पे कहा तो मैं भी यूसुफ का साथ दे रहा था. तो यूसुफ यू आर द कल्प्रेट. नहीं, उन्होंने हमें मरवा दिया है. हमारे भी दो पॉइंट. लाला, आज जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स कमबैक करने वाली है ना, वैसे मैं भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कमबैक कर रही हूँ. नहीं बिल्कुल. ये तो खैर आई थिंक देखें एक्सपीरियंस्ड साइड है और काफी अरसे से, अगर मैं मोहम्मद अकरम की बात करूं तो काफी अरसे से मोहम्मद अकरम, जब मैं था तो मैं उसको मोहम्मद अकरम को लेके आया था. शुरू 2-3 साल हमने बड़ा जबरदस्त काम किया. लेकिन आई डोंट नो कि उसके बाद हर लिहाज से कॉम्बिनेशन, या तो मैनेजमेंट खिला नहीं पा रही उन लड़कों को उस तरीके से. आई थिंक यही बात मैं दोबारा कहूंगा आपसे सवेरा कि मेरे ख्याल में जो है ना कप्तान जो है उसको, एक तो ये है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. अच्छा हुआ कल के मैच में उसने रन किए. उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे भी रन करेगा, जिस तरह यूसुफ ने लास्ट टाइम कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है ये चीज ना. तो बाकी कराची कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल मच बेटर नजर आ रही है. वार्नर का परफॉर्म करना जरूरी था एज अ कैप्टन. तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अच्छी क्रिकेट खेली है कराची ने, कम से कम गलतियां की हैं. और इसमें यही है T20 में कि आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते. बात फर्क जो होता है वो ये होता है कि कम से कम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर जो कम से कम गलती करता है वो जीतता है. बिल्कुल. जब पेशावर ज़ल्मी की बात करें और कराची किंग्स की बात करें, दोनों वो प्लेयर्स जो कि अभी इस लीग करते हुए नहीं दिख रहे थे, एक तरफ बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, दूसरी तरफ वार्नर कराची किंग्स की तरफ से, दोनों के ज़रूर रन्स तो आए, मगर क्या बाबर आजम के रन्स ने क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, तो वर दे एप्ट रन्स, या सिर्फ हम इस पे ज़रा सेटिस्फाई हो जाएंगे एटलीस्ट रन्स तो आए, क्योंकि बाबर के लिए बड़ा ज़रूरी है और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि रन्स आने चाहिए. मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या. एंड येस, ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर पेशावर ज़ल्मी.
मैच समरी आपके सामने स्क्रीन। मैच समरी जी, बाबर आजम 147 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर बाबर के 41 गेंदों पर 46 रन आए। 21 गेंदों पर 28 रन मोहम्मद हारिस के आए। 13 गेंदों पर नॉट आउट जोसेफ ने 24 रन स्कोर किए। खुशदिल शाह ने 3 ओवर्स में दिए 20 रन और 3 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 30 रन दिए अब्बास आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 14 रन दिए मीर हमजा ने और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 148 रन इसके जवाब में कराची किंग्स ने बनाए 19.3 ओवर्स पर। डेविड वार्नर ने 47 गेंदों पर 7 रन स्कोर किए। 17 गेंदों पर 23 नॉट आउट खुशदिल शाह के थे। 11 गेंदों पर 14 रन मोहम्मद नबी के थे। लूक वुड के 4 ओवर्स में 3 विकेटें इन्होंने ली। 28 रन इनके 4 ओवर्स में बने। 4 ओवर्स में 32 रन बने अली रज़ा के। 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। आरिफ याकूब के 4 ओवर्स में 18 रन बने और 1 विकेट इनके हिस्से में आए। कराची किंग्स ने यूं ये मैच 2 विकेटों से अपने नाम किया। यूसुफ, बाबर आजम, यस, 0 then 1 then 2। अच्छी खबर यह है कि 46 राइट नाउ, स्लो एंड स्टेडी, मगर आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट आगे पढ़ा और मगर उनके अलावा फिर किसी ने कुछ अप्लाई भी नहीं किया खुद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ तो अच्छी है कि रन हो गए, लेकिन मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे खेलते हुए। जो वो खेल रहे थे, जो क्लास है, जो 3 चांसेस पे आए हैं ये रन, जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह की बैटिंग अभी नज़र नहीं आई। रन आ गए हैं, ये भी अच्छी बात है, चले कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस लेवल का वो प्लेयर है वैसी कल बैटिंग नज़र नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि ये रन्स उसको बैक करें और ये दोबारा से अपनी आहिस्ता आहिस्ता पेस को पकड़े, जिस तरह ये खेलता है वैसा खेलना शुरू हो जाए। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। अगर ये अगले मैचेस में इस विकेट पे देखें, पिछले मैच में भी इतने ही रन्स बने थे, फिर उतने ही है कि 10-15 रन इसमें ज़्यादा बने। शायद विकेट में भी कोई ऐसी चीज़ है जो इनको अलाउ नहीं कर रही ज़्यादा रन्स करने। ये वो ऑस्ट्रेलिया वाली मट्टी है जो रमीश राजा ने मंगवाई थी। रमीश राजा साहब ने जो ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई थी, ये वो मट्टी है जो कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की तरह बिहेव कर रही है। हाँ, ये तो पहले जो वनडे हुआ था यहाँ 234 चेज हो गया था T20 में, तो वो वाली विकेट इस्तेमाल कर लेना। ये लो स्कोरिंग T20 में तो फिर वो बॉलर अच्छे लगने लग पड़ते हैं, हमें आदत पड़ी बैट्समैन अच्छे लगे, तो ये बॉलर की लॉटरी तो है इसमें, कोई शक नहीं। इनको एक डिसएडवांटेज भी हो रहा है कि इनका जोसेफ सही बॉलिंग नहीं कर रहा है। इसी मैच में भी उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पा रही, बैटिंग वो अच्छी कर गया, बट पूरा कोटा करवा रहे हैं बाबर आजम उनसे, क्योंकि पिछले मैच में यू टॉक अबाउट हुसैन तलत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बीच में आके ब्रेक लगाया था, सबको रन्स पड़ रहे थे। हुसैन तलत को 1 ओवर में आके 5 रन सिर्फ उन्होंने कंसीड किए थे एंड देन उनको फिर से ओवर नहीं करवाया गया था। एग्जैक्टली यही कल किया। अगर मैं कैप्टनसी की बात, हुसैन से बॉलिंग नहीं करवाई, 20वें ओवर हो सकता है कल इसको मिडल में कहीं करवाते हैं ना, कि विकेट ऐसी थी ये शायद ज़्यादा तंग करता, क्योंकि स्लो है, उसमें विकेट थोड़ा 19-20 खेली थी, शायद ये और तंग करता उनको। आखिरी ओवर वाला जो आइडिया था ये थोड़ा मेरा ख्याल रिस्की था, और क्योंकि उस वक्त तो आपको गो फॉर किल जाना होता है, तो उसमें बेस्ट बॉलर चाहिए होता है, बेस्ट बॉलर चाहिए होता है, तो उसमें लगने के चांसेस भी थे, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम चल रही थी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मिस हो गया इनसे, इनकी जो कैलकुलेशन है वो मिस कर गए। ये कि आखिरी ओवर किसको करवाना था, वो शायद पहले फिनिश करना चाह रहे थे, इस वजह से शायद उसको पहले ओवर नहीं दिया, आखिरी पे ले गए। तो बाज़ का ये कैलकुलेशन काम कर जाती है, बाज़ का नहीं करती। बहरहाल ये एक बॉलर तो ज़रूर खिलाना चाहिए इनको, एक बॉलर, क्योंकि ये उस पर डिपेंड कर रहे हैं, इन दोनों के 2-2 ओवर या किसी टाइम 4 ओवर कर जाए, हुसैन और साइम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। बाज़ का ये चीज़ें वर्क कर जाती हैं, बाज़ का नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक अच्छा प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि रन्स कम पड़ेंगे, प्रॉपर बॉलर को एक आधी विकेट भी लेके जा सकते हैं। कप्तान जी, आपके ख्याल में कोई ये जो कैलकुलेशन है, जिस तरह अभी यूसुफ साहब बता रहे हैं, ये कप्तान किस हवाले से इसको बना सकता है कि आखिरी ओवर तक भी तो जाना है, तो बेस्ट बॉलर रखना चाहिए आखिर तक? फिर मिसाल है ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे। बात यह है कि जब 6 ओवर हुए थे ना पहले, तो आपको महसूस हो रहा था कि ये शायद 100, 125, 110, 120 भी नहीं करेंगे, जिस तरह 6 ओवर खेले गए हैं और जिस तरह गेंद बीट हो रही थी। जैसा उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलियन मिट्टी थी, तो शायद उसने पता लग गया था कि वांडर है इसका, तो वो स्कोर कर गया। बात यह है कि हुसैन तलत मेरी टीम में खेलते थे, मेरे साथ दौरे भी किए, वेरी गुड ऑलराउंडर। दूसरा बाबर आजम भी पैदा नहीं होना, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसने नाम बनाया, और ना कुछ होने के बावजूद भी
कितने फैन थे स्टेडियम में जो बाबर आजम के थे फैन, तो लोग देखने आते हैं। वार्नर को भी देखना, अगर आप और कोई होता वो कहता यार 3 मैचों में कुछ नहीं किया, बाहर बिठा दो, तो ऐसे ही है ना। बाबर का भी वही था लेकिन पता है सबको कि यार इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने क्या किया, इस वजह से नहीं बिठाया जाता। तो वो उस वक्त जो मेरी फीलिंग है कि रन हुए पहले तो 147-48 तक पहुंच गए, उसके बाद बाबर को पक्का ये सोचना चाहिए था। वो भी खा सकता है, ये नहीं कह सकते आप 20 में, ये नहीं कह सकते कि यार उसने लास्ट में आपने अच्छा ही करना था ओवर, लेकिन जैसे उनकी शुरू में विकेटें गिरी हैं, जिस तरह के वो आउट हो गए हैं, हुसैन तलत देखे जो भी क्रिकेट हो ना, एक आधा ओवर कई दफ़ा होता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, हमने भी खिलाई है, कप्तानी भी की है इतना अर्सा, तो हमें ही पता होता था कि यार ये बॉलर को बचा के रखो पहले ओवर से ही, कि यार लास्ट कौन सा करा रहा है। और उस मैच में तो वो खुला ही नहीं था। हुसैन तलत ने आगे 1, 2, 3, 4 ओवर भी नहीं किए थे, एक आधा किया होता, एक आधा भी किया होता तो पहला ओवर ही किया, उसको पिच की पता हो, वो पहले 2-3 हाँ जी 2 गेंदों में वो देखता ही रहा। और जिस तरह बाबर को शुरू में चांस मिला, तो मैं नहीं समझता कि अगर आप नेशनल टीम में हो और कोच हो, तो अमीर हमजा वो भी मेरे साथ नॉर्वे भी जा चुका है, शायद इनको भी पता बैठे, हम देखा उसको, गुड बॉलर है, लेकिन उसने जो कैच छोड़ दिया, अगर वो पकड़ लेते तो वो तीसरा चौथा मैच भी वैसे ही होना था जो पहले रन हुए हैं। तो ये 20 के मैच में डेड डे काउंट, उस दिन की पिच काउंट करती है, उस दिन की फील्डिंग काउंट करती है, आपने गेंद कैसे की हैं, इतना भी वो गोरा खतरनाक नहीं था जितना कालू हुआ थे वो, ऐसे ही ना, उसमें मतलब 10-12 रन दिए सिर्फ टोटल। तो उसमें यह थी कि इसको मेरा ख्याल है पहले ओवर 1-2 कराया होता ना, एक आधा भी, तो कम मतलब आप भी समझते हैं कि दरमियान में हुसैन तलत को इस्तेमाल किया, जैसे अभी यूसुफ साहब कहीं भी, ताकि उसको पता हो पिच पे कि यार आज का बिहेव है, हर दिन मुख्तलिफ बिहेव होता है पिच का। मुझे लगता है ट्रस्ट, एक कैप्टन का ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, और लाला हुसैन तलत पे शायद उस तरह ट्रस्ट नहीं है बाबर आजम का, बिकॉज जिस तरह मैंने पिछले मैच का भी आपको वो एग्जाम्पल दी है कि मिडिल में आके सबको रन्स पड़ रहे थे, मिडिल में आके हुसैन ने इतना अच्छा ओवर किया, इतना इकोनॉमिकल ओवर किया, और उसके बाद फिर हुसैन को वापस बॉल ही नहीं दी गई। एग्जैक्टली कल भी इसी तरह हुआ। ठीक है, गो फॉर द किलिंग इट आउट, आपने वहीं विकेटें निकालनी है, आप वहीं, वो कहते हैं थ्रॉटल पे पाँव रखना है तो थ्रॉटल पे पाँव रख दें, मगर कभी आपका प्लान चलेगा, कभी नहीं चलेगा। आखिरी ओवर के लिए कहीं ना कहीं तो आप बचा सकते थे, बिकॉज 9 रन्स बचाने थे आखिरी ओवर में, एंड दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क कि एक प्लेयर अचानक आए और पहले ही ओवर में 9 रन्स बचा ले। सवेरा T20 में टाइम बहुत कम होता है, आपको बहुत क्विक डिसीजंस करने पड़ते हैं। कप्तान होता है, कप्तान के साथ कोई एक दूसरा वाइस कैप्टन जो भी होता है, वो आपस में जल्दी जल्दी डिसीजन करना होता है, टाइम कम होता है। देखिए, मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा, वही बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि अगर पाकिस्तान ने या पेशावर ज़ल्मी ने, अगर हमने इस लड़के से जिसको इतना खेला, जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसका नाम है बाबर आजम। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यही बाबर आजम हमें आगे मिले, तो प्लीज इसके ऊपर से ये कप्तानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दें, इसको रिलैक्स खेलने दें, इसको अपनी बैटिंग एंजॉय करने दें, अपनी खूबसूरत इनिंग, खूबसूरत शॉटें दिखाने दें, इसके ऊपर जिम्मेदारी वाला काम ना डालें। एज अ कैप्टन ये KPK ने, पेशावर ज़ल्मी ने बहुत गंदा डिसीजन लिया है। मैंने शुरू में भी कहा था, किसी यंग लड़के को, साइम अयूब को डेवलप कर सकते थे T20 फॉर्मेट के लिए, उसको देते जिम्मेदारी, तो सब अप्रिशिएट भी करते पेशावर ज़ल्मी की टीम को कि यार नहीं, यंग लड़के को बनाया है कप्तान, फ्यूचर देखते हुए। बाबर ने 4-4.5 साल कप्तानी खुल के की है, कोई तलवार नहीं लटकी थी, उसने एंजॉय किया कप्तानी को, काम किया सारा कुछ। लेकिन एक वक्त आ जाता है कि प्लेयर को कप्तानी से हटा के, तो विराट कोहली की मिसाल भी सामने है ना, बाकी प्लेयरों की मिसाल भी सामने है। उसके बाद देखे जब उनको कप्तानी से हटाया, वो आते हैं अपनी बैटिंग एंजॉय करते हैं, घर जाते हैं लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बाबर को कम कप्तानी वाली जिम्मेदारी, मैं समझता हूं कि ये उसकी स्टेज नहीं है, उसको रिलैक्स छोड़ें, खुला छोड़ें, ताकि वो अपनी बैटिंग एंजॉय करे और हमें एंजॉय करवाए। यूसुफ साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं बाबर की बैटिंग को लेकर, ये जो एक और नुक्ता नज़र है, जिस तरह से शाहिद साहब ने कप्तानी का हवाला दिया, आपको लगता है कि जो उसकी टेक्निकल साइड है, या जैसे उसको आज़ादाना बैटिंग को एंजॉय करने वाला मामला है, ये अगर उस इजाफी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो अगर जब आप चंद दिन पहले आपने कहा कि अब मेंटल साइड भी उसकी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो ये फ़र्क पड़ सकता है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि मेंटल वाला लेवल भी अब वो आ गया है ना, वो भी है, क्योंकि जो बैटिंग कर रहा था उसमें नज़र आ रही थी चीज़ें कि दोनों तरफ से मुश्किल हुई है, टेक्निक से भी और मेंटल इशू भी है। क्योंकि जिस तरह की भी विकेट हो, जिस तरह वो खेल रहा था, वो मज़ा नहीं आ रहा था।
तो कोई ना कोई बात ज़रूर है दिमाग में भी और टेक्निक में तो है ही है, मेंटली जो है वो अंदर नहीं है, लेकिन नज़र आ रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है कि किस टाइम किस शॉट को कहाँ खेलना है, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन तो ज़रूर होता है कैप्टनसी का। तो अगर तो लाला ठीक कह रहा है, अगर वो इसको चेंज कर लें और किसी दूसरे को दे दे तो कप्तानी का कोई मैटर नहीं होता है। कैप्टनसी का मैटर आता है एवरेज प्लेयर्स के लिए, ग्रेट प्लेयर्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर ने छोड़ दी उसको, वैसे ही खेल रहा था। वसीम भाई को कई दफ़ा उन्होंने हटाया, फिर आए वो अपनी जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन और भी कई ब्रायन लारा भी, बट ये कैप्टनसी की बात हुई है। बट जब पेशावर ज़ल्मी की अगर जीत की और बेहतरी की बात करें तो आपको लगता है कि क्या साइम के साथ मिच ओवन ओपन करें तो बेहतर है, वो ओपनिंग स्टैंड ऐसा मिले? बिकॉज ड्राफ्ट में ये कहा गया, इनफैक्ट बाबर आजम ने खुद कहा कि मिच ओवन को बीपीएल की परफॉर्मेंस पे पिक किया है और बीपीएल में वो ओपन करते थे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक आते हैं तो मैं इसका जवाब जानूंगी आपसे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले यही डिस्कशन हो रही थी कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बेहतर क्या। एक चीज़ तो जो लाला ने सजेस्ट की वो ये कि इट्स बेटर फॉर बाबर आजम एंड पेशावर ज़ल्मी इटसेल्फ के कैप्टनसी से जो है, जो कैप्टनसी का बोझ है बाबर आजम के ऊपर, वो बोझ उनके सर से हटाया जाए कि वो अपने फ्री फ्लो में बैटिंग कर सके। दूसरा, क्या हम जब टॉप ऑर्डर में देखते हैं और अगर बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में कमबैक करना चाहते हैं इस PSL से, सो टॉप ऑर्डर में ओपनर्स में तो बहुत कंपटीशन है। ओपनर्स जिस तरह हमें दिख रहे हैं वो बड़े कंपेटिटिव हैं। डाउन दी ऑर्डर आके बाबर खेल सकें, मिच ओवन अगर साइम के साथ ओपन करें, बिकॉज BBL की परफॉर्मेंस जो भी मिच ओवन की आई, जिस पे वो सिलेक्ट हुए एज ओपनर सिलेक्ट हुए वो। हाँ देखिए, ये तो उधर की परफॉर्मेंस, उधर ओपनर था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इधर भी ओपनर लेंगे, उन्होंने ले लिया उस परफॉर्मेंस पे। लेकिन ये बात ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि ये नंबर 4 पे आके खेले, जब बॉल पुराना हो जाए, एक दफ़ा अपनी फॉर्म वापस लेके आए, फिर वापस ऊपर चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जैसे आपने भी कहा है कि पाकिस्तान टीम में तो जो ओपनर्स की जो वो एक जिसको कंपटीशन कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है जी। और जिस तरह वो लोग खेल रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, कोई 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो यहाँ तो आप उस तरह की क्रिकेट खेलें ताकि फिर जो सिलेक्टर्स हैं, अब सिलेक्टर्स की जॉब है ये, हमारी तो नहीं, हम बस बात ही कर सकते हैं बिल्कुल कि वो उस तरह उनको भी देख सकें, वॉच करें दोनों को, बाबर को भी, रिजवान हाँ, हर दफा क्लियर क्यों करते सिलेक्टर्स की जॉब? कोई बात आपको क्लियर करना जरूरी है, हर दफा क्लियर करते हैं क्योंकि आपने फिर किस दिन ये सिलेक्टर्स की जॉब है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, सजेस्ट ही कर रहा हूं, हमें पता है। जी लाला, कुछ आपको क्लियर करना जरूरी है। आपने भाई से यूसुफ से सवाल पूछना चाहूंगा। काका, आप समझते हो कि बाबर आजम T20 के अंदर नंबर 4 पे जहां पे सर्कल खुल जाता है, जहां आपको बड़ी हिटें भी चाहिए होती हैं, आप समझते हो कि वो 4 नंबर पे, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस? नहीं देखिए लाला, बात ये है कि जब आप ऑप्शन कोई ना कोई अगर देनी है उनको, तो आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। जिसने भी उस नंबर पे खेलना है, जो भी परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बाहर होगा, जो परफॉर्म करेगा वो खेलता रहेगा। तो ये सिंपल सी एक थ्योरी है, ये सबके लिए होती है और मेरा ख्याल है कि ये जो भी प्लेयर आएगा। अच्छा यूसुफ, आपके सामने नंबर 4 के 2 खिलाड़ी आ जाते हैं, मोहम्मद हारिस और बाबर आजम, आप क्या करेंगे? देखिए दोनों में सजेशन दे रहे हैं, आप बता नहीं रहे, आप सजेशन दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना कुछ अरसे बाद ये कह रहे हैं आपने ये कहा था। हाँ तो सजेशन आपने ही कहा है, मैं थोड़ी कह रही हूँ कोई, आपका सजेशन आपने कहा नहीं, सेलेक्ट नहीं, सजेशन का सिलेक्ट है, सजेशन दे सकते हैं। हाँ, फिर एक टफ कॉल है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दोनों एक टीम में नहीं खेल सकते, ये तो मैंने पहले ही कहा। नहीं, मोहम्मद रिजवान नहीं कहा इन्होंने कहा अभी नहीं, मैंने कहा 4 नंबर पर आपके पास सामने 2 खिलाड़ी आते हैं, एक मोहम्मद हारिस, एक बाबर आजम T20 टीम में। नहीं देखें, ये तो क्वेश्चन अब पहले एक चीज़ हो रही, वो तो ऊपर के नंबरों के आ रही बात, ये तो सिलेक्ट जब होंगे प्लेयर्स तब पता चलेगा ना। ये अभी तो नंबर 4 पे मेरे हिसाब से जो चॉइस बनती है ना आपके पास, वो सलमान आगा की, पॉजिटिव आते ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो लड़का आता है। तो मेरे ख्याल में तो मेरे हिसाब से 4 नंबर सलमान आगा बनता है। लाला, वो तो तीसरे नंबर पे ऑलरेडी खेल रहा है, क्या वो खुद को जो है नीचे डिमोट करेगा? देखो, जब टीम का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना सवेरा, तो फिर चीजें करनी पड़ जाती हैं।
ठीक है, लेकिन चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है T20 का, ये याद रखें। देखिए ये अभी तो बात ये हो रही थी कि उसको चौथे पे लाला खेलना चाहिए, चौथे पे खेलना चाहिए और वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी तो ये बात हो रही है, अभी ये बात नहीं हो रही कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, जब ये ऑप्शन आएगी फिर हम सवेरा से सवाल लेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन के बाद मुझसे क्यों सवाल? आपसे लेंगे। जी जाहिर साहब। अब साहब एक मैच पे कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कोई, ठीक है, और कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, क्रिकेट से बड़ा नहीं है। अगर बाबर कल मैच जीत जाता ना तो आप बेशुमार लोगों को देखते कि कैसी कप्तानी की है, कैसी चेंजिंग की है बॉलिंग में, किस तरह टीम को आउट कराया है। तो ये एक माइंड सेट होता है आदमी का। नोबडी इज अबव क्रिकेट। और जैदी साहब ये कल के मैच की बात नहीं है, ये पिछले 4-5 साल की बात है। वही मैं कह रहा हूँ, जनरली बात है ना। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक आदमी 4-4.5 साल कप्तानी कर चुका है, ठीक है ना। तो अब आप कोई किसी को भी बार बार आप क्यों मौका दे रहे हैं? प्रेशर उसके जहन में, भाई आप क्रिकेट खेलो, चौथे पे जाओ, पांचवे पे, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। आप क्यों नहीं जा सकता पांचवे पे? आप कहेंगे अगर पांचवे पे हमारे पास बैटर खेलने वाला है तो आप खेलें, नहीं खेलें, कोई भी हो, कोई भी क्रिकेटर हो। आपने टीम के हिसाब से देखना ना, पिच के हिसाब से देखना है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखना है, वहाँ के मौसम के हिसाब से देखना है। हर जगह आपने टीम को इस हिसाब से देखना होता है। टीम में अगर आपके किसी भी नंबर पर जगह नहीं बनती तो वो कोई भी है। कोच का काम ही ये होता है कि वो कप्तान को एग्री करे कि ये चीज़ें मैं चाहता हूँ। कप्तान अपनी बातें बताते हैं जी, लेकिन हेड कोच जो भी होता है उसका यही मतलब होता है। और टीम पहले है, पाकिस्तान की टीम पहले, अपना नंबर बाद में। भी जैसा कि मैडम कह रही थी कि वो करेगा अपने आप को नीचे। भाई अगर टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। और हेड कोच कहे कि मैं आपको यहाँ इसी नंबर पे भेजना चाहता हूँ, फिर वो जवाब दे है जी। प्लानिंग तो आई होप इतनी टफ कॉल ले अभी तो नहीं, फिर ये टफ कॉल करनी पड़ेगी ना। ये चीजें नहीं करेंगे तो टीम बेहतर कैसे होगी? मुझे बिल्कुल। तो आप हेड कोच का काम क्या है उधर? यही काम है, प्लानिंग देनी है उसने। उसने मेरे से भी काम लेना है, आपसे भी काम लेना है, टीम से भी काम लेना है, कैप्टन से भी। हेड कोच का काम ही है। शाहिद साहब को याद होगा मेरे साथ ये सारा कप पे थे जी, और सिलेक्टर ने इनको नहीं रखा था, और वहाँ जो मैनेजर होता था ना वो चीफ सिलेक्टर होता था। ये दोनों ने इनको नहीं रखा टीम में, ठीक है। और मैं था कि नहीं जी शाहिद अफरीदी साहब खेलेंगे, मेरा वोट इनकी साइड में था। जब ये खेलने गया इन्होंने 100 कर दिया। जब 100 हो गया तो हर बंदा कहने लगा जी मेरा नाम लेना जाके कि मैंने आपको तो जैदी साहब वो आपको याद है जो मुझे कहा था कि यार मेरा नाम लेना है? मैंने भी आपको रोका था कि भाईजान यहाँ तो खिलाई नहीं रहे सी। अब ये ना नाम ना बता रहा नहीं, वो कह रहे हैं आपको याद है कि आपने भी मुझे कहा था कि मेरा नाम। मुझे तो शाहिद अफरीदी साहब को याद होगा कि 100 करके जब ये जाने लगे ना, गवास्कर कर रहा था कंपेयरिंग, तो मेरा नाम लेना, मेरा नाम। मैं कहा यार तुम उनका नाम के चक्कर में ले रहे हो तो खिलाई नहीं रहते। अच्छा शाहिद साहब, इसका मतलब ये जैसे अभी जैदी साहब ने आपने उससे पहले जिक्र किया कि ये फिर सख्त फैसले करना पड़ते हैं आपको टीम के लिए, कोई भी है। और यूसुफ साहब ने कहा उसके बगैर टीम बनती नहीं। यूसुफ से जैदी साहब से बिल्कुल आपको डिसीजन यार। आप फिर पाकिस्तान वही वाली बात, जैदी साहब वाली बात कि पाकिस्तान और क्रिकेट से बड़ी चीज तो कोई नहीं है ना। तो यूसुफ ने कहा 100% बिल्कुल ठीक बात की। जब आप बात बड़ा सोचते हैं, बड़ा गोल होता है, आप तो उस हिसाब से प्लेयर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एडजस्ट भी करना पड़ता है, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्लेयर को जो कुर्बानी दे रहा है उसको पूरी तरह सपोर्ट भी करे। फिर तो ये दोनों तरफ है। बिल्कुल, ये सपोर्ट बिल्कुल ऐसा मिलना चाहिए। बट बात लाला हेड कोच की हो रही है। कौन आ रहा है पाकिस्तान का हेड कोच? बिकॉज हेड कोच के लिए तो इश्तिहार दे दिया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पास्ट में ये भी कहा कि कोई फॉरेन कोच हम नहीं लेकर आएंगे। और अब जो नाम आ रहे हैं वो फॉरेन कोच के ही आ रहे हैं। बस कोच का तो पता है, हेड नहीं पता कि किसका हेड लगना है उसके ऊपर। तो लेट्स सी कहाँ का आएगा। असल चीज ये है कि ऐसा नहीं है सवेरा कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं है हेड कोचेस वगैरह, बिल्कुल है। हेड कोच हमारे क्रिकेट के अंदर, मतलब हेड कोच, वैसे मैं इसको कहता हूँ कि मैन मैनेजमेंट, ठीक है ना। हेड कोच की जरूरत मैं इस लेवल पे मैं इतना कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जितनी भी कोचिंग है वो नीचे लेवल पे। असल चीज प्लेयर्स को मैनेज करना है, उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे मुल्क में हैं ऐसे लोग, हैं, लेकिन तादाद कम है। असल चीज ये कम इसलिए कह रहा हूं कि प्लेयर्स के अंदर उन कोचेस का रिस्पेक्ट
उनका सुनना, कि वो कोचेस को सुने, उसको रिस्पेक्ट दे, अपने ईगोस को साइड पे रखे। अगर वो ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्हें कोचेस की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को साइड पे कर देना चाहिए। ये कड़वे डिसीजन है, ये लेने पड़ेंगे। ये इस तरह की मैनेजमेंट आपको चाहिए कि ख्याल भी रखे, प्यार भी करे, लेकिन डंडा हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बट लाला, एक फॉरेन कोच है जिनका नाम आ रहा है बहुत स्ट्रांगली टू बिकम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस्लामाबाद की कोचिंग कर रहे हैं इस वक्त माइक हेसन। हाँ, मेरे ख्याल में मुतासिर हो गए होंगे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस से। तो आई थिंक अगर जैसे शादाब खेलते हैं वहां पे और सीनियर लड़के खेलते हैं वहां पे, उनसे उस कोच के बारे में बात की जा सकती है। तो यही मशवरे से ही होता है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ इनसे मशवरा करके जो भी है जिनमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं और मेरिट के ऊपर ऐसे कोच को लेके आना चाहिए। कोच ऐसा हो जो सियासत में ना पड़े, सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया। जैसे बॉब वुलमर की हमेशा मैं और यूसुफ और बाकी सारे तारीफें करते हैं, तो एक फादर फिगर किस्म का बंदा होना चाहिए। अच्छा, इसने लीग क्रिकेट के अलावा भी कहीं कोचिंग की हुई है? जी, न्यूजीलैंड टीम की जूनियर टीम पे भी मेरा ख्याल से ये नहीं, कोई बड़ी टीम की कभी की हो। लीग क्रिकेट, लीग से हम जब प्लेयर उठाते हैं वो भी फायर बैक हो जाता है। ये ना हो कि लीग से कोचेस भी जो आते हैं वो भी बास का। यूसुफ, आपको लगता है कि जो सब कुछ हमने अभी पास्ट में गैरी गर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के बाद किया, उसके बाद हम कोई फॉरेन कोच के लिए अपनी चॉइसेस पे हम इस स्टैंड पे हैं कि हम अपनी चॉइसेस नहीं, जब ये आ रहा है तो और भी कोई आ जाएगा, इसमें क्या है? उन्हें पैसे चाहिए, वो तो वो वाकई ये आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं, हाँ, तो कोई और भी आ जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं। आपने ऑफर हो गई है। माइक हेसन ने कहाँ की है कोचिंग, वो बिल्कुल हम जब ब्रेक पर जाएंगे तो मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो पूरा डाटा निकालें, क्योंकि यस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपीरियंस कितना है। अगर तो ये अभी तक स्पेक्यूलेट हो रहा है ये नाम, अभी तक अगर स्पेक्यूलेट हो रहा है नाम, तो क्या वो क्रेडेंशियल्स हैं? वैसे सकलैन साहब का भी नाम आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। सकलैन साहब का भी नाम आ रहा है कि वो भी अगर मुल्की कोच कोई पाकिस्तान से लेते हैं तो वो If you're going for a local coach, so nothing better than कोच आए ना है, फॉरेन कोच जरूर आ जाएगा। फौरन आ जाएगा। बेसिकली जैसे अभी लाला ने कहा कि यार कोच जो भी हो, उसको पहले तो सुनने वाले लड़कों को जो खेल रहे हैं उनको उसकी इज्जत का पता हो, और उसको ये पता हो कि यार ये किसी शहर का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते रहते हैं कि टीम के अंदर कौन सा बड़ा ग्रुप है और किसके साथ हमें चलना है। मैंने भी फॉरेन कोच के साथ भी किया है, मुझे वैसे भी मैंने मैनेजरी किया, मैंने भी बड़ा कुछ देखा है। हद ये है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का पता, इनको यूसुफ साहब को ही पता होगा, जो हम वहाँ था सारा कप में हमारे साथ, वो क्या नाम था उसका, तो वो उसको लोग कहते थे कि मेरा कह दो कि मैं अनफिट हूँ। डैन कीजल। हाँ। तो कई दफ़ा वो आके कहता था मिस्टर जाजी आई कांट से डैड। तो बात बिल्कुल सही बात है ये कि कोई भी कोच हो उसको फिर अपनी मनमानी आनी चाहिए, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो उसके साथ कोई भी वाइस कप्तान हो, चाहे सेक्रेटरी। देखो कोच का मतलब ही ये है, और फिर उसका जवाबदेह भी कोच ही होना चाहिए। बिल्कुल। फिर किसी देखो ना, चेयरमैन का काम है बना देना। आपका कोई टीम के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो जवाब दें कि भाईजान आपने टीम सेलेक्ट की, कप्तान साहब आप बैठे हैं, कोच बैठे हैं, सिलेक्टर बैठे हैं, और बताएं कि आपने ये किस बेस पे, तो चेयरमैन साहब का काम खत्म होता है। फिर आप बताएं कि यार ये क्यों किया। बट बोर्ड की तरफ से फिर ये इतनी पावर भी होनी चाहिए उस कोच को, क्योंकि अगर बोर्ड की तरफ से वो रिस्पेक्ट कोच को मिलेगी तभी प्लेयर्स कोच को जो है रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, वाई ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स जो कि कल मैच हुआ उसके हवाले से बात हो रही थी। व्हाट डिफरेंस कैन पेशावर ज़ल्मी मेक टू मेक थिंग्स बेटर, किस तरह कर सकते हैं बेटर। टॉकिंग अबाउट कराची किंग्स, आखिरी मुकाबला यूसुफ कराची में कराची किंग्स का हुआ अपने होम पे, एक जीत के साथ वेव ऑफ किया है अपने होम ग्राउंड को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, डेविड वार्नर कमिंग इनटू रन्स। जब हम एक सीनियर प्लेयर की बात करते हैं, यस ही टुक हिज टाइम, वो अनइंटरेस्टेड लग रहे थे, कल काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। कल उन्होंने जिस तरह एनिमेटेड रहे, वो जब फील्ड पे बात करें काफ़ी एनिमेटेड भी रहे,
कैप्टनसी में भी इन्वॉल्व दिखे एंड स्टार्ट ऑफ स्लो किया बट इवेंचुअली जाके जितना रिक्वायर्ड था उतना एक्सेलरेट किया। एक बड़े प्लेयर के लिए बेहतर बात होती है कि ये इस तरह उनको पता हो हाउ टू शिफ्ट गियर्स। बहुत अच्छा है, ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। फैंस देखने आए होते हैं कि वार्नर खेल रहा है, उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि उसके शॉट्स देखें, उसकी अच्छी क्रिकेट देखें, और ये टीम के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। उनकी टीम के लिए वार्नर का अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले 6 ओवर जो है ये मैच की पेस को बदल देते हैं, टेम्पो बनाते हैं कि मैच किस तरफ जाना है। और अगर ऊपर से ही अच्छी क्रिकेट ना खेली जाए ऊपर के 6 ओवर्स में, वैसी जो आजकल की डिमांड है, ठीक है इन विकेटों पे जो लास्ट 2 गेम्स हुए उस तरह की डिमांड नहीं चाहिए थी जिस तरह की आम विकेटों पे होता है, 200-250 की विकेटें होती, उस तरह की ये क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, या उनको टारगेट ही थोड़ा मिला हुआ था, तो उस हिसाब से ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अल्लाह करे कि जब अच्छी विकेटों पे मैचेस आएँ और ये अच्छे स्ट्राइक रेट से, जो जिस चीज़ के लिए माने जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता था, वनडे में भी, T20 में तो ओबियसली फास्ट खेलते ही था। तो आगे अगर ये ऐसी क्रिकेट खेले तो कराची किंग के लिए बहुत खुशाइन बात होगी, क्योंकि उनके अच्छी जो बेल्टर विकेट भी तो मिले ना, मतलब अब लाहौर में खेलना है कराची ने, तो आई यहाँ तो एक्सपेक्ट विकेटें बहुत अच्छी मिल रही। कराची में भी आप देखें पहले 1-2 मैचेस में अच्छी विकेटें थी, ये बाद में पता नहीं एकदम क्या हुआ। मुल्तान में फंस सकते हैं, मुल्तान में जरा थोड़ा टर्न होता है, लो स्लो होगा। हो सकता है। देखिए ना, वो सेफर्ड को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा लो रहता है तो उसको मुश्किल होती है, थोड़ा अच्छा बाउंस आता है ना उन जगहों पे, ये इनकी जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा चलता है। तो अगर उनको ऐसी विकेटें मिले तो उस पर ज़्यादा चांसेस है कि ये अच्छा परफॉर्म करें। लोकल प्लेयर्स इनके इस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, स्पेशली न्याजी है, या इन्होंने वो लड़का भी खिलाया साद बेग को भी चांस दिया, वो भी वैसे नहीं कर सका। अगर इनके पास वो है लड़का, क्या नाम है, जो भी वनडे खेला है हमारा, T20 में था वो, साद बिन यूसुफ, नहीं क्या उमैर वो इन्हीं की टीम का है, उमैर बिन यूसुफ, उसको जरूर चांस दे सकते हैं। वो स्पिनर्स को भी बेहतर खेलता है, ये नहीं कि ऊपर का नंबर का प्लेयर, मुझे स्पिनर्स को वो ज्यादा बेहतर खेलता है। शायद क्वेटा में ना हो, उमैर है, कराची का है। हाँ, उमैर है सही, ये कराची का ही है, मैंने नाम पढ़ा था उस दिन। वो स्पिनर को बेहतर खेलता है, उमैर बिन यूसुफ। हाँ, उसको आप चांस दे सकते हैं। न्याजी क्योंकि इसको फील्डिंग का बहुत एज है, कल भी इसने बहुत अच्छा, उसके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि जब पाकिस्तान के लिए उसको कंसिडर किया जाता है किसी और जगह पर, आप बैसीते बैट्समैन उसको कहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर उसको इस फॉर्मेट में सूट करता है? किसकी बात कर रहे हैं? उमैर बिन यूसुफ की। मुझे तो वो लगता है कि स्पिन को ज़्यादा बेहतर खेलता है, ज़्यादा अच्छा खेलता है। हाँ, क्योंकि ऊपर की फास्ट बॉलिंग पे मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती शॉटें खेल रहा होता है। ठीक है, ज़बरदस्ती खेलना और एक जो फ्लो में खेलना, वो 2 डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें होती है। फ्लो में खेलने वाले प्लेयर्स के लिए मैं एक दफ़ा सईद भाई खेले थे 96 के वर्ल्ड कप में, उसमें सईद भाई खेल रहे थे, जो इयन चैपल के कमेंट्स हैं ना, अगर वो सुन लें तो ये क्वार्टर फाइनल में जब आमिर सुहेल और ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, अगर आप कमेंट सुन लेंगे तो आपको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ जी, कि जो फ्लो में खेल रहा होता है उसका लेवल और होता है, जो जबरदस्त शॉट बनाना और खड़े खड़े बॉल को अपनी मर्जी से खेल देना। इसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा या तो अपनी शॉट्स को बेहतर करना होगा, फ्लो में टाइम के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि स्पिन को ये ज़्यादा बेहतर खेलता है, मुझे लगता है। उमैर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बट ऑप्शन है, कराची के पास ही है उमैर बिन यूसुफ, मिडल्स में खिला के चेक खेल सकते हैं। बट एक चीज़, क्योंकि हमने फिर जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू हमारे साथ मौजूद है, बट उस इंटरव्यू पे जाने से पहले इरफान खान न्याजी की आप जहाँ बात कर रहे हैं, ऑफ कलर है इरफान, और आपको लगता है क्या वजूहत इस तरह कभी कभार इम्पैक्ट पड़ता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये लड़के टीम में थे, चैंपियंस ट्रॉफी जब वक्त आया तो उस वक्त उनको टीम से डिस्कार्ड कर दिया गया? क्या हम जो ये मेंटल पुश की बात करते हैं या मेंटल ब्लॉक की बात करते हैं, क्या ऐसा भी होता है प्लेयर्स के साथ, मेंटल ब्लॉक आ जाता है? और कल सवेरे जो इरफान की आपने बात की ना, जब वो रन आउट हुए हैं ना, तो डेविड वार्नर ने बड़ी भ्रमी का इजहार किया कि वो वहाँ पर शायद नहीं बनते थे 2 रन से। तो इसकी कॉल थी? हाँ, इसकी कॉल थी। तो बाज़ का देखिए हो जाता है, बाज़ का कुछ प्लेयर जो होते हैं वो इसको चैलेंज लेते हैं कि ठीक है मैं आप दिखाऊंगा, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है कि मैं आप करके दिखाऊंगा, मुझे ड्रॉप किया है, अगर लगता है कि मुझे गलत ड्रॉप किया है तो जब मैं वापस आऊँगा मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा कि मैं साबित करूँगा कि मुझे टीम में होना चाहिए था, आपने गलत ड्रॉप किया है। बाज़ का ये भी होता है कि आप बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, आउट जोन हो जाते हैं। मुझे ये लगता नहीं है, लड़का फाइटर है, जैसे फील्ड में अगर आप इसको देखें, ठीक, सिर्फ इसको भी थोड़ी सी ज़रूरत अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की है। देखिए जो शॉट सिलेक्शन है
रेंज ऑफ शॉट्स हैं ये आपकी बढ़ जाती हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये जो आखिरी 2 मैचेस की विकेट है इन पे ज़रा थोड़ा सा टफ हो सकता है ऐसे प्लेयर्स के लिए, लेकिन अगर जब फ्लैट विकेटें आएंगी उन पे ये लोग अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है जी, तो हाँ खत्म, क्योंकि इसमें वो है, फिट है, एनर्जेटिक है, ये अपनी शॉट खेल सकता है। सो यस, अपने आप को इम्प्रूव जाहिर सी बातें करेंगे तो जिस तरह कंपेटिटिवनेस चल रही है उस कंपटीशन का आप हिस्सा बहुत अच्छे से बन सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर से गुफ्तगू की हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने। क्या गुफ्तगू हुई वो आपको सुनाते और दिखाते हैं। अभी बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कोयटा की। आमिर, बड़ी अच्छी टीम इस मरतबा कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि सीनियर जूनियर पर मुश्तमिल है, आप भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, सऊद शकील कप्तान नए बने, तो कैसा देख रहे हैं पीएसएल के इस सीज़न को, खासतौर पर पिछले सीजन की वजह से? देखिए, टीम तो जैसे आपने बोला कि हमारा कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है और राइट टाइम पे मुझे लगता है कि T20 में क्लिक करना होता है, क्योंकि T20 में मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने पहले मैच से स्टार्ट अच्छा लिया था लेकिन अगले 2 मैच हारे हम, लेकिन T20 में ये होता है जब आप हारना शुरू करते हैं तो आप जीतना भूल जाते हैं। लेकिन इसमें मैं इसलिए हमेशा बिलीव करता हूँ कि इसमें मोमेंटम कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि अब लाहौर की लेग जब हम स्टार्ट करें तो अगर हम यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि लेटर ऑन स्टेज पे T20 में जो टीमें थोड़ा सा लेटर पिक करती हैं तो उनका एंड तक अच्छा जाता है। आई होप कि ये हमारे लिए राइट टाइम हो कि हम यहाँ से अच्छा पिक करें। अच्छा आमिर, हमने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा से ही बॉलर्स मिले हैं और पूरी दुनिया भी यही तारीफ करती है, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होती है यहाँ पर। तो क्या इस मरतबा कोई नया टैलेंट आपको लग रहा है कि ये मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की जगह पाकिस्तान के लिए ले सकता है पीएसएल से? देखिए, हम अभी पीएसएल से भी नहीं, हम जो अंडर 19 से अली रज़ा हैं हम उनकी बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं स्टिल बिलीव करूंगा कि उनको एक सीज़न पे प्लीज़ पाकिस्तान ना खिलाएं। ही इज़ वेरी गुड, अभी भी उन्होंने जो लास्ट स्पेल किया बहुत अच्छा किया है। वो यंग है, हाइट भी उनकी फास्ट बॉलरों वाली है और जिस पेस से बॉल करें। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, उनको ये पूरा पीएसएल खेलने दें, एक फर्स्ट क्लास का सीज़न खेलने दें, फिर पाकिस्तान में लेके आएं। वरना आपके पास प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं। तो ही इज़ वेरी गुड। अब ये यहाँ के सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे पॉलिश करना है, उसको कैसे लेके चलना है, उसको किन किन स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे लेके आना है और कहाँ पे यूज़ करना है। अब आपको पता तो लग गया कि ये अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप एकदम से जब ले आते हैं ना, जब एक्सपीरियंस नहीं होता पीछे, वो फिर एक सीरीज़ में कुछ नहीं होता, फिर वो बच्चा गायब हो जाता है सीन से और वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा आमिर, हमने देखा है कि हसन अली बड़ी उम्दा फॉर्म में इस टाइम में और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, क्या उनको देखते हैं कम बैक होते हुए पाकिस्तान की तरफ से? देखें, हसन को अगर आप देखें तो उसका मुझे लास्ट अभी जो हमारा भी मैच हुआ, मैंने उसको लाइव बैठ के जब देखा है तो वो बड़े अच्छे रिदम में नज़र आ रहा है। जैसे वो भाग रहा था, जैसे उसके बॉल में मैं जाके उसके 2-4 बॉल खेले भी हैं, जो उसकी जिप थी ना, मिसिंग थी, वो वापस आई है। और आपने उसका हार्ड वर्क देखा, आप उसका देखते रहे पिछले 6 महीने से, साल महीने से जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है। इंजरीज से आया, ड्रॉप हुआ, फिर उसने कम बैक किया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर उसने जाके दोबारा मेहनत की और आप उसका रिजल्ट्स भी देख लें कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि नो डाउट कि स्टिल अगर आप T20 में नहीं तो मुझे लगता है वनडे और टेस्ट में तो उसकी बड़ी आराम से जगह बनती है। आमिर, जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो आपके मदाह जो हैं वो अभी भी यही चाहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान की जर्सी पहने। T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें वापस आए, फिर रिटायरमेंट ले ली, अब कोई इस तरह का प्लान है इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से खेलने का? नहीं, अब तो डन यार। अब ठीक है, यंगस्टर्स भी हैं, सारा कुछ है, और एक अब तो वैसे भी एक अच्छा किया है कि T20 की टीम अलग हो गई है, वनडे और टेस्ट का एक डिफरेंट सिनारियो बन रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी से आप टीम तैयार करें कि जो आपको एशिया का, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप में जो लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, जब T20 वर्ल्ड कप आए तो उनके 25-25, 30-30 मैच हों कि फिर हम ये एक्सक्यूज़ ना दे सके कि एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। तो आई थिंक ये राइट टाइम है कि अब नई टीम को बनाया जाए। अच्छा आमिर, हमने कोयटा का पेशावर के साथ मैच देखा तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो गर्मा गर्मी भी हुई थी साइम के साथ, बाबर के साथ। तो वो फैंस थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था या वाकई कोई टसल चल रही है उनसे? कोई टसल नहीं। अगर आप मैच के बाद की वीडियोस देखे तो हम सारे गप्पे मार रहे थे। कोई ऐसा, मैं तो जब मैच के बाद आके सोशल मीडिया देखा तो पता नहीं, ऐसे लगा कि हमारी जंग हो रही थी मैच में। वो एक टैक्टिक्स होते हैं, बैट्समैन तंग करता है, बैट्समैन बॉलर को बोलता है अबे बॉल तो पहुंचा, बैट्समैन कहता है बेटा T10 खेल रहे हो या T20 खेल रहे हो। ये वैसे एक टैक्टिक्स होते हैं एम बैट्समैन को तंग करने के लिए। आपको पता है, और यार साइम, ये किसी को डाउट है कि साइम अच्छा प्लेयर नहीं है, बाबर को किसी का डाउट है कि वो अच्छे प्लेयर,
एज अ बॉलर ये मेरा काम है, कोई भी बॉलर होगा, कि यार किसी ना किसी तरीके से इनका फोकस हटा दूं कि ये मुझे खेलने के लिए फोकस है, नहीं आमिर अंदर लाएगा तो मैं ऐसे खेलूंगा, आमिर बाहर निकालेगा तो कि माइंड डाइवर्ट करना होता है, कहीं ना कहीं फोकस हटाना है ना जिंदगी में। जैसे आप हर बंदा ये बात कहता है यार फोकस रहो, फोकस रहो, फोकस हटाना होता है। उसमें बदतमीजी नहीं, कोई ऐसा एग्रेशन आप दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होकर उसका जो दिमाग है वो दूसरी चीज़ पे लग जाए। आमिर, बैड पैच हर क्रिकेटर पर आता है और हम थंबनेल देखते हैं हर जगह आमिर वर्सेस बाबर, आमिर वर्सेस बाबर की थंबनेल होती हैं। तो क्या इस मरतबा कैसे ट्रैप किया उन्हें और उनकी जो फॉर्म है उसको बेहतर करने के लिए क्या कहते हैं, उनको मशवरा क्या देते हैं? देखिए जितने उसके रन्स हैं मेरे से बेटर क्या वो ज़्यादा जानता है कि उसने इतने सारे रन्स किए हुए, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, पाकिस्तान का टॉप क्लास का बैट्समैन है। यस, हर बंदे पे आता है, लेकिन अगर मैं अपनी एज अ बॉलर बात करूं, मेरे पे अगर जब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होती या कोई रिदम मिसिंग होता है तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूं, जो मुझे चीज़ मिसिंग लगती है मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूं। और आई होप कि बाबर कर भी रहा होगा कि वो डेफिनेटली अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह देख रहा होगा कि मेरी फुटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम, वो उस टाइम मेरा क्या था, तो ये तो डेफिनेटली वो कर रहा होगा। और ये हर बंदे पे आता है यार, आप सचिन से बात करेंगे वो भी यही कहेंगे, लाला से बात करेंगे, इंजी भाई से बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि यार ये हर बंदे पे आता है। और ये क्रिकेट की ब्यूटी है, क्रिकेट कभी आपको ऐसे नहीं जाने देती, ये लाइफ है। हम एज अ क्रिकेटर हम कभी कभी बात करते हैं कि ये हंसाती कम है और रुलाती ज़्यादा है। ये इसकी सैड और फैक्ट रियलिटी भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़े अच्छे वाले दिन कम दिखाती है और रोने वाले ज़्यादा दिखाती है। आप देख लें, मेरा पहला मैच बहुत अच्छा गया, अगले 2 अच्छे नहीं गए। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ऐसे ही होता है। और आई थिंक बाबर भी इससे जब निकलेगा तो लंबा ही निकलेगा। अच्छा, मुश्ताक अहमद ने 2-3 दिन पहले बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी ये बाबर के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, वो उसकी वजह से काफ़ी हद तक मेंटली तौर पे प्रेशराइज है। उसको कप्तानी से हटाया गया, फिर कप्तान लगाया गया, फिर उसको टेस्ट वनडे से हटाया गया, रिमूव किया गया। तो क्या इस चीज़ का भी प्रेशर होता है बैटर पे? देखिए, अगर तो बाबर ऐसा सोच रहा है तो गलत है। मुझे लगता है कि जो एक इंटरनेशनल प्लेयर होता है उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और इन चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। आप पे क्रिटिसिज्म भी होगा, आप परफॉर्म करेंगे आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपके मीम्स बनेंगे, क्रिटिसिज्म होगा। और मुझे लगता है कि मेंटली आप जितना स्ट्रांग होते हो आप जल्दी इन चीज़ों से निकल आते हो। और ये सोचना भी नहीं चाहिए, उस बाबर का फोकस ये होना चाहिए कि जब मैंने परफॉर्मेंस की थी तो यही चीज़ें मुझे मिली थी, और उसका एक ही फोकस होना चाहिए कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है, नो मैटर व्हाट। ये चीज़ें आई थिंक उसके लिए मैटर करनी भी नहीं चाहिए, और जितना इन चीज़ों से जल्दी निकलेगा उसके करियर के लिए अच्छा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में आपके मदाह हैं, लाखों मदाह हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो अगला सीज़न PSL का खेलेंगे या IPL का खेलेंगे? यार देखिए, अगर तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल ये क्लैश करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो चैंपियन ट्रॉफी थी सारा कुछ था। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं पहले किस लीग में सेलेक्ट हो रहा हूँ, पहले तो ये सवाल है। अगर तो मैं पहले PSL में पिक हो जाता हूँ तो फिर मैं पुल ऑफ नहीं कर सकता, इधर से भी बैन है, आप भी बैन है। अब अगर मैं पहले IPL में पिक हो जाता हूँ तो मैं उधर से पुल ऑफ नहीं कर सकता। अब डिपेंड ये करता है कि पहले कौन सी लीग में मैं पिक होऊंगा। पहले तो ये है ना, अब अगर ड्राफ्ट IPL का फॉर एग्जाम्पल मिनी ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, और मैं पिक हो गया, फिर मैं पुल ऑफ नहीं कर सकता। और अगर PSL का ड्राफ्ट पहले हो जाता है और मैं पिक हो गया, फिर मैं इधर से पुल ऑफ नहीं कर सकता। IPL की टीम में अगर आपको पिक करने का मौका मिले तो विराट कोहली के साथ खेलेंगे RCB में? मेरी फेवरेट है RCB में। अगर आप पिछले जब भी इंटरव्यूज देखेंगे तो RCB मेरी फेवरेट है। आई डोंट नो व्हाई। एक तो विराट हैं ही हैं, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी टीम है, हमेशा अच्छी टीम बनती है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं एक दफ़ा ट्रॉफी जीते। बिल्कुल जी, आपने ये इंटरव्यू देखा मोहम्मद आमिर का। एंड जैदी साहब, जब मैं फास्ट बॉलर्स की बात करती हूँ, और यस मोहम्मद आमिर हु इज़ अ रिटायर्ड प्लेयर फॉर पाकिस्तान नाउ, अली रज़ा की इन्होंने भी बात की, हमने भी काफ़ी जो है डिस्कस किया अली रज़ा के हवाले से। अभी इस वक्त एटीट्यूड है, यंग है, जान मार रहे हैं, मगर वही नर्चरिंग की बात आपको लगता है कि बहुत संभाल के नर्चर करना पड़ेगा उनको, बहुत फिजिकल वाइज, फिजिक वाइज वो अभी बहुत पिटीट से, बहुत पतले से, कमज़ोर हैं अभी, और आपको लगता है कि उस पर काम करना ज़रूरी है? मोहम्मद आमिर मेरे साथ अंडर 19 का टूर कर चुके हैं, इंग्लैंड का। ओके। अंडर 19 का अच्छी तरह मैं जानता हूँ उनको, फिर भी, और सेंटर पंजाब से भी खेले। अच्छा। ये जो बच्चा अली रज़ा गेंदकार है, इसको पहले तो हर कोच के पास नहीं जाना चाहिए, मैं आपको बताऊँ। यस। क्योंकि हर कोच की अपनी राय है, तो वो अपनी भी खो बैठेगा। अगर उसने अच्छी बॉलिंग की अंडर 19 में, किसी की वजह से तो की, नेचुरल समझ रहे चलें, नहीं सीखा कहीं से, नेचुरल बॉल अच्छे की है,
नो डाउट। जैसे ये मोहम्मद आमिर भी, जब आपने अंडर 19 का जिक्र किया, जिस्मानी तौर पर ऐसे थे, बिल्कुल ही ऐसे थे। और ये बच्चा भी, ये शुक्र है कहीं कलाई टच में नहीं फंसा, नहीं तो वो अंडर 17 शायद नहीं होता। तो अंडर 17 का मतलब है कि अभी वो 2 साल 19 से भी छोटा है। ठीक है, एक बात मैं आमिर की बात से एग्री करता हूँ कि इतनी जल्दी इसको ऐसा ना किया जाए कि वो अपनी भी भूल जाए सब कुछ। बिल्कुल, इससे एग्री जो करता हम करते हैं अक्सर। और हमारी यहाँ पोजीशन है, यूसुफ साहब अच्छी तरह जानते होंगे, हर कोच की अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना तरीकाकार है। पहले तो बात वो सोचें कि यार मैंने कहीं शेखुपुरे से आया ना वो, किसी से तो सीखी होगी, कोई पीछे होगा बंदा इसके जो बता रहा होगा, राणा नवीद साहब हो, कोई भी हो, तो इसको हर कोच से मशवरा नहीं लेना चाहिए। हर आदमी उसको डिफरेंट किस्म का मशवरा देगा, इसको मिचोड़ होने में उसको खुद खेल के पता लगना चाहिए। देखा है कि उसको जब एक छक्का एक चौका पड़ा है तो वो बेचारा थोड़ा सा परेशान था। अभी तो उसको इशारे भी नहीं करने आया आउट करके कि कैसे कैसे इशारे करने। तो ये बहुत सारी चीजें उसने सीखनी है और ये ऑफ द फील्ड सीखी जाती है। सीख लिए वो, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले सीख लिया। ये ऑफ द फील्ड ज्यादा सीखी जाती है। जो पुराने लोग हैं जो उसको अब बेचारे चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी बॉलर हो वो कहते हैं जी मैंने बनाया, बन तो वो गया पहले, जब अगर अंडर 19 में वो हाईएस्ट रन कर गया। वो जो कप्तान साहब कल खेल रहे थे सात बेग, उनको नहीं पता कि मैं अंडर 19 का कप्तान था। ठीक है, और मैं बिल्कुल एक कदम पीछे जरा बताऊं आपको कि कल आपने वार्नर को देखा था कि जब उसने नबी को इशारा किया कि इसको भेजो, तो ही वाज वेरी मच इन द मैच। ठीक है, और फिर लास्ट में उसने नियाजी को जो कहा कि यार तुझे जब तूने बुलाया तो डाई कर। गोरा प्लेयर होता वो रन आउट ना होता, बिल्कुल भी वो डाई करता, जान उसकी रगड़ी जाती, लेकिन वो अच्छा खेल रहा था, सिंगल सिंगल सिंगल। तो बड़ा उसके बाद से मैच को इधर उधर हुआ। तो आपको जब ऐसे मैच हो रहे हो ना नेक टू नेक, तो उसमें आपको एक एक बॉल काउंट का होती है। ठीक है ना, और ये भी मैं बता दूं, अगर 9 रन आप लगा लें पर ओवर तो वो 200 के करीब पहुंच जाते हैं, 190 के करीब। ऐसा ही है ना, अगर आखिरी बॉल पे आपने 10 करना है तो उसका मतलब आपने 200 किया 10 के हिसाब से, तो 9 कम नहीं होते, क्योंकि वो बेचारा रिदम में नहीं था। वो आते ही उसको पहला चौका पड़ गया पहली गेंद पे ही, तो आधा बॉलर वहीं रह जाता है। ये रिचर्ड वगैरह का कमाल था कि अगर पहली गेंद पे आप यू कैन हिट फॉर ए 6, गो फॉर 6। वो नहीं थे कि वी में खेलो और ऐसे खेलो। तो वो ये वाली बात थी कि अगर पहली गेंद अच्छा कर लेता, दूसरा तो शायद और प्रेशर इनके ऊपर बढ़ जाता। तो जो वार्नर था ना वो हैरान था। आपने देखा उसने जब आउट होने के बाद उसने कहा कि यार दिमाग तो लड़ाओ अपना, कि यार तूने मुझे कॉल की तो तू पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। नहीं, बड़ा डिफरेंट था। अगर तो ये इसको अली रज़ा को बड़ी मेहनत करनी है और उसको चाहिए कि वो अभी ये बात अच्छी की है कि एकदम नहीं, इसको अभी उठा देना चाहिए इतना कि जनाब मिल गया। टाइम दें, लॉन्गर फॉर्मेट खिलाएं, लॉन्गर फॉर्मेट में टेस्ट करें कि ये लॉन्गर फॉर्मेट में लगातार लंबे स्पेल्स करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, एंड देन कहीं जाके पाकिस्तान टीम में इंट्रोड्यूस करवाएं। वक्त एक ब्रेक का, वही ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, आज जो मुकाबला है उसके हवाले से बात करेंगे। And welcome back to PSL. Welcome back to Zor Ka Jod PSL special, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। और यस, ये जो ब्रेक में जो है ना हमारी बहुत सारी और डिस्कशन साथ साथ हो रही होती है कि कौन से प्लेयर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी कंटिन्यूटी में वील कंटिन्यू फर्दर मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स। पहले ही मेरा ख्याल से फौरन चलते हैं मेरे पसंदीदा सेगमेंट विच इज़ प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं, कौन सी है किसकी टीम। और मैं आज इतनी खुशी से आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कल जो मैंने टीम चुनी थी वो जीती फॉर अ चेंज, और जितनी इन तीनों ने टीम्स चुनी थी वो नहीं जीती थी। सो यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स। ज़ैदी साहब, आपको क्या लगता है कौन सी टीम? मैं भी, मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर्स। आज तो ऑल गन्स फॉर लाहौर कलंदर्स। देखिए जी, मेरे इस लीग में अभी तक पहले मरहले में 10 मैचेस हैं लाहौर के, तो उस दिन जिस दिन लाहौर का मैच है लाहौर है। हाँ, फिक्स कर दिया ना वो। उसकी वजह है, वो कहा ना पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सही है। सो यस, लाहौर, इट्स ऑल लाहौर राइट नाउ, एंड again going out of the box, and Multan Sultans, because yes, we are the media partners of Multan Sultans, so supporting
मुल्तान सुल्तान वंस अगेन एंड यस सो प्रेडिक्शन यहाँ पे हमारी इख्तिताम पजीर होती है। एंड लाला ने जो है वो मैसेज भेजा हुआ है। लाला कहते हैं मुल्तान सुल्तान। सो यस देयर 2 versus 3 एंड दिस इज द प्रेडिक्शन टेबल। सो जो आज मैं फखरिया दिखा सकती हूँ, 2 के बॉटम वाली जगह से हटी नहीं हूँ मैं, बट ओके फाइन। हाफिज इमरान लीडिंग विद 16 पॉइंट्स, मोहम्मद यूसुफ ऑन सेकंड नंबर विद 14 पॉइंट्स, शाहिद आफरीदी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे एंड 6 पॉइंट्स के साथ आई एम एट द बॉटम ऑफ द टेबल बट गियरिंग अप। सो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो वाई लाहौर, मोमेंटम है लाहौर के पास इस वजह से? देखिए उनके पास ना 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो लाहौर बेहतर, पहले मैच के बाद जब हमने इधर बात की है कि एक तो ये लेग स्पिनर को खिलाना चाहिए, उन्होंने वो बात सुन ली है या उनके पहले ही दिमाग में था, जो भी है बिल्कुल उन्होंने लेग स्पिनर डाला, वो उनको मिडल में विकेटें दिलवा रहा है। ऊपर से फ़खर जमान जो है वो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ऊपर से। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है। शाहीन है, हारिस है, उनके पास विकेट टेकर बहुत है। हारिस ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, कभी 6-8 रन दे रहा 2 ओवर में, कभी 16 रन दे रहा 4 ओवर में। तो उसकी बॉलिंग T20 में आप चाहे विकेटें इतनी ना लो, लेकिन 30 और 25 के दरमियान रन दे रहे हो, बहुत अच्छी बॉलिंग है। ये तो मैं T20 में मुझे ये लगता है, चाहे विकेटें इतनी ना लो। तो हारिस ये चीज़ कर रहा है। और उधर से जो शहनशाह है वो पहले ओवर में 2 विकेटें ले रहा है, वो दोबारा अपनी उस फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो लाहौर कलंदर के पास ये एज है कि उनके पास जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो वापस अपनी फॉर्म में आए हुए हैं, और मिडल में रशाद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और इनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। वो जो अपना जिम्बाब्वे वाला प्लेयर है सिकंदर रजा, हाँ वो भी पिछले मैच में ठीक खेला है, बॉलिंग भी ठीक कर रहा है। तो इनकी टीम बैलेंस टीम है और मुझे अच्छी लग रही है। ये 2 टीमें जो मुझे अच्छी लग रही हैं, यूनाइटेड और ये और यूनाइटेड। यानी आप दूर की, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप फाइनल होता हुआ देख रहे हैं दोनों टीम? होना तो चाहिए। देखें जो जिस तरह की इनकी टीमें हैं, इनको होना तो चाहिए फाइनल में। हाँ, बाकी देखें लीग्स में क्या होता है, फौरन बदल जाती है काया, इधर से उधर टेबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर जो अभी तक जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने खेली है, जिस तरह चल रहे हैं ना, बज़ाहिर लग यही रहा है। जी ज़ैदी साहब, सबसे पहले तो जो 6 ओवर ये काफ़ी मेरा ख्याल है फ़खर ज़मान अगर सही चल जाए तो ये 6 ओवरों में एक टारगेट ऐसा दे देते हैं कि बाकियों के लिए भी इजी हो जाता है ज़्यादा रन्स करना। ठीक है, बेस बन रही है अच्छी। हाँ जी, और मेरा ख्याल है कि लाहौर को परवाह कोई नहीं होती हारे या जीते हैं। तो वो खेलते बड़े उससे हैं, कॉन्फिडेंस से कि यार ज़्यादा से ज़्यादा देखें ना। अब ये तो मुल्तान की पिच भी जब पहला मैच हो जाएगा तो आप बहुत कुछ देखेंगे कि यार पिच कैसी है, क्या एटमॉस्फेयर है, कितना क्राउड आ रहा है। ये चीज़ें काउंट करती हैं हर प्लेयर के लिए भी, लेकिन टीम को ख़ास तौर पे। तो वहाँ इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे अब सिकंदर रजा है, ये सारे लोग एक्सपीरियंस है। और अब इनको इतने मैच सबको मिल गए हैं कि इनको पता है कि यार कहाँ कुट पड़े या कहाँ बॉलिंग। तो ये दोनों सेंटर अब नए कल से शुरू होंगे, लाहौर या जो है। तो यहाँ एक आधे मैच के बाद सब टीमों को पता लग जाएगा यार यहाँ इस तरह के लड़के खिलाने चाहिए, कौन से खिलाड़ी पिक करने चाहिए, फास्ट बॉलिंग स्पिन है, क्या हो रहा है। तो पहले तो आपको पता है जो पहले मैचेस हुए हैं उसमें तो स्पिनरों ने इस मुल्तान में सब कुछ कर दिया। अब ये देखा जाएगा कि इनके लिए, और हकीकत इन पिचेस को ऐसा होना चाहिए जहाँ 200, 190, 200 स्कोर क्राउड भी देखने आता है। कल का मैच अच्छा हुआ, जैसे जैसे लोग देखते रहे, अंदर आते रहे, देखते रहे कि यार ये अच्छा मैच हो गया। तो 20 का मैच हर बंदा ना अच्छा ही देखना चाहता है, कभी नहीं देखना चाहता 110, 115 पे, या फिर ऐसे मैच हो 110, 109। फिर आपको होता है, कल अब लोग चाह रहे थे कि औसत तक टाई हो जाए मैच और वो सुपर ओवर पे चला जाए। तो लाहौर कलंदर में तो अब इतना कम्बिनेशन बस, जब आप इतने 2-2, 4-4 मैच 3-3 खेल लेते हैं तो कम्बिनेशन, फील्डिंग पता लग जाता है। यानी इन ग्राउंडों में कल फिर आपको फील्डिंग वाइज भी एडजस्ट करना पड़ता है कि यार आपने खड़ा कहाँ होना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, कल किसकी थ्रो 100% परफेक्ट है। तो इस वजह से कौन बर वक्त वसाइल से या मौके से फ़ायदा उठाता है। अच्छा यूसुफ साहब, ये जो रिजवान की ज़ाती कारकर्दगी है, ये भी मजमूई तौर पर आपके ख्याल में असरअंदाज होती है सोचने, थॉट प्रोसेस के ऊपर, सोचने के अमल के ऊपर, फैसला साजी के ऊपर, क्योंकि वो ज़ाती हैसियत में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ शाहीन है, उनकी ज़ाती कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा एतमाद के साथ बहसीत कप्तान फैसले कर सकते हैं। ये हो जाता है, आप
कैप्टन खुद परफॉर्म ना कर रहा हो इतना अच्छा जितना कि उससे वो तवक्को कर रहे हैं, तवक्को कर रहे होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बाज़ का आ जाती हैं। बैट्समैन हो या बॉलर हो, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होती हैं, बाज़ का हो जाता है और लग भी रहा है, क्योंकि उसको दूसरी तरफ जो दूसरे प्लेयर्स हैं जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी एक चीज़ सामने आ रही होती है कि यार ये जो इर्द गिर्द हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, मेंटली भी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निकल तो है ही है, हाँ। लेकिन मेंटली भी कोई इशू आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बाबर का मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इसको अब मेंटल इशू भी होंगे, यस, वो भी हमें ठीक करने होंगे, क्योंकि इसको तो पहले प्रॉब्लम होती थी बाहर वाले बॉल की, अभी अंदर वाले बॉल पे भी इसको प्रॉब्लम हुई है ना, साइकोलॉजिकली आप डाउन हो जाते हैं। हाँ, डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरह इस पे भी रिजवान पे भी हो सकता है, मतलब जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा था ना। बाज़ का आप मेंटली इतने नीचे चले जाते हैं कि आप जो करना चाह रहे होते हैं नहीं होता। यूसुफ, एक मुल्तान सुल्तान में एक जो मुसलसल वीकलिंग आपको दिख रहे हैं वो इफ्तिखार अहमद दिख रहे हैं। इफ्तिखार अहमद बहुत टाइम से उनका बल्ला खामोश है, जिसके लिए वो पिंच हिटर, वो पावर हिटर, वो पाकिस्तान के लिए पावर हिटर बड़े ऑफ कलर हो गए इन द रीसेंट टाइम्स। क्या गलत कर रहे हैं वो, और क्या कंटिन्यू फिर मुल्तान सुल्तान को उनके साथ करना चाहिए या ऑप्शन देखना चाहिए अपने स्क्वाड में दूसरे? देखिए उसकी हो सकता है कि वो फॉर्म वैसी ना लगी हो, फिटनेस हो सकता है, क्योंकि वो वाली ना हो जो रिक्वायरमेंट होती है बाज़ का आपको इस क्रिकेट में, तो उस वक्त भी आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, क्योंकि आपने आना है 7वें नंबर पे मेरा ख्याल आता है। यहाँ तो उससे थोड़ा नंबर ऊपर कर देना चाहिए। एक्सपीरियंस प्लेयर है, थोड़ा सा लंबी क्रिकेट लेके चले और फिर बात सेट हो जाए तो फिर और अच्छा मारे, लेकिन वो तो नंबर ही बहुत पीछे है, 7वां नंबर मेरा ख्याल है। तो सबसे आखिरी स्पेशलिस्ट बैटर है वो उसमें, जब आप ऑर्डर में देखते हैं तो वो बाज़ का फिर आप उस तरह फिट नहीं है या उस तरह आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो मुश्किल हो जाता है कि आपको इतने तेज़ रन्स करने हैं। यहाँ तो आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए होती है, यहाँ पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 2-3 ओवर रहेंगे, उसमें भी आपने तेज़ खेलना है, तो उसके लिए फिर इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है आपको उस लेवल उस नंबर पे खेलने के लिए। नहीं, बट पाकिस्तान टीम में भी तो यही इन्हीं नंबर्स पे उनको खिलाया जाता था कि वो आके पावर हिटिंग आखिर में करें और वो पिंच हिट करें उस तरह। देखिए वो एक अब तो काफ़ी अरसे से ये टीम में है ही नहीं, मुझे लगा 1.5 साल वर्ल्ड कप आखिरी तौर उसके बाद तो ये है ही नहीं था, तो उसका तो मुझे पता ही नहीं उसके बाद इन्होंने क्या कहाँ खेला कहाँ नहीं। अभी मैंने देखा तो उसमें यही लग रहा है कि रिक्वायरमेंट जो चाहिए इस नंबर के लिए उसको उनको फुलफिल करना पड़ेगा, फिर आप उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मुझे नहीं आइडिया कि उसकी उनकी एज का क्या है, एज कितनी है, ताकि उसमें भी बास का ज़्यादा एज उनको भी नहीं आइडिया उसका, तो वो फिर आप उसमें थोड़ी सी आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, ये भी है। ज़ैदी साहब, जैसे अभी डेविड वार्नर कल खेले, अभी जैसे इफ्तिखार अहमद का जिक्र हो रहा है, तो एक फ़िटनेस कल्चर का भी तो और फ़र्क फिटनेस के मायार का वो भी नज़र आता है। अब सब मुझे आप ये बताएंगे कि 1.5 साल से वो नेशनल T20 में क्यों नहीं खेले? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं, कोई कमी होगी ना। बिल्कुल, सिलेक्टर सारे सब देख रहे हैं कि यार इफ्तिखार सिलेक्ट नहीं हुआ, नो डाउट एक वक्त में अपने बड़े अच्छे छक्के मारते थे, तो यहाँ जो ऑफिशियल कई बार एज आती है ना वो होती नहीं, हकीकत में आपसे बोल रहा हूँ। तो अगर कहीं कमज़ोरी थी तो उनको नेशनल टीम नौजवान बड़ी हिटिंग की है, बड़ा गुड प्लेयर है, मैं देखा है, हमारे खिलाफ भी खेले हैं, कई दफ़ा जितवाया भी है, मुश्किल टाइम से निकाला भी है पाकिस्तान टीम को। बेसिकली सही इन्होंने कहा कि जो रिफ्लेक्सेस है ना 2020 में यू हैव टू शो कि यार आप कैसे, अब ऐसे ही नहीं यूँ लग जाती, ये ऐसे ही नहीं ऐसे लग जाती, आपके रिफ्लेक्सेस बताते हैं, आपका आइडियाज़ बताते हैं, आपका दिमाग बताता है ये मैं क्लिक कर जाऊँगा, और कई दफ़ा वो चीज़ नहीं क्लिक करती, वो आप आउट हुए थे। अब नो डाउट अगर आप पहली इनिंग देख लें सैम अयूब की, तो उसके बाद से वो किस मैच में आप मुझे बताएं आपको नजर आए हैं कि यार इतना आउट क्लास प्लेयर, नो डाउट आउट क्लास। अब हर आदमी ये कह रहा है एक ओपनर तो है जी, हाँ, दूसरे की बात करो, एक ओपनर है दूसरे की बात करो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये रनिंग आपकी फॉर्म्स पे चलती हैं, रनिंग फॉर्म कि रनिंग फॉर्म आपके क्या है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग के पुराने नाम पे ले रहे हैं कि भाईजान अब पीछे बड़ा अच्छा खेले पीछे। और ये तो जैसे हमने इस मरतबा जो फर्स्ट क्लास के लिए चैंपियंस कप में प्लेयर्स मुंतखब किए थे, ये पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस पे किए थे, ये देखा ना, तो हमने इफ्तिखार को भी ऐसे ही लिया, पास ग्लोरीज। हाँ, तो आप ये खुद ही आप जवाब दे दिया ना कि बहुत सारी चीज़ों की रनिंग फॉर्म में लोग कहते हैं यार ये इस वक्त अच्छा खेल रहा है। आपने देखा कि 2 ओवर अगर उसने बहुत अच्छे किए, उन्होंने कहा तीसरा भी करा दो, ये बचा लो, कई दफ़ा इस तरह ही होता है।
ये आपको कप्तान को, कोच को ये देखना है कि यार जो प्लेइंग 11 है उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आप सिलेक्ट कौन से कर रहे हैं। बड़े से बड़ा प्लेयर भी बेंच पे बैठ सकता है अगर वो आपकी टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा नाम है लिहाजा ये तो खेले ही गई। अगर पाकिस्तान का कप्तान आपका बैठा हुआ है बाहर कराची किंग से, शान मसूद, और अपना दूसरा जो लड़का कप्तान है मेरा ख्याल है सुल्तान के, या वो भी बाहर बैठे हुए हैं, आगा साहब, सलमान अली आगा, वो अनफिट हो गए। जो मसद कहने का बड़ा से बड़ा प्लेयर बैठ सकता है अगर टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीम के लिए अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज देते हैं या ये करते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, बैठना चाहिए। बिल्कुल आप जो है यही हार्श रियलिटी है और रिजिड डिसीजंस आपकी टीम को जीत दिलाते हैं। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। इट इज मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर। मुल्तान में होगा आज PSL का ये मुकाबला। लेट्स सी इफ मुल्तान सुल्तान्स कैन ओपन देयर अकाउंट इन मुल्तान इन देयर ओन होम। विद दैट वक्त खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।